बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? हालांकि मैं अपने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, लेकिन चूंकि ये एक अलग टॉपिक है और उसकी एप्लीकेशंस भी आपको बतानी है, तो आई वुड लव कि मैं इसको थोड़ा सा फिर बता दूं। हर वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल के सेंटर पे लाने की कोशिश करे उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसकी एक एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था फर्ज करें एक लंबी सी आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक पत्थर बांधा हुआ है। आप इस पत्थर को अगर रिल करते हैं तो ये क्या होगा? ये घूमना शुरू हो जाएगा। अपने हाथ में इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, घूमना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के लिए जरा इसको छोड़ दो तो क्या होगा? ये पत्थर किसी एक डायरेक्शन से बाहर निकल जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी में बाहर निकल जाएगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी में बाहर निकल जाएगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्चुअली वो वेलोसिटी होती है जो सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये अवे होती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक हर बॉडी अपनी स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है अनलेस उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में था कि जब जब फोर्स एक्ट करती है तब तब वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आप देखें, बॉडी पहले यहां जा रही थी, आपने उसको बेंड किया अंदर की तरफ, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगाई और उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स एक्चुअली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने से होती है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्यों पैदा होता है? क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखिए, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर वक्त वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि सब वेलोसिटीज की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। वेलोसिटीज की डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो तब भी हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वैल्यू का चेंज होना, बल्कि डायरेक्शन का चेंज होना भी वेलोसिटी चेंज होने की एक रीजन बन सकता है हमारे पास में। तो ये वेलोसिटी चेंज रीजन ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ये पैदा हुआ। कल हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, मैंने ये प्रूफ सारे करा दिए स्टूडेंट्स। मैंने इसको वेक्टर्स में भी प्रूव कराया, उसमें मैग्नीट्यूड की वैल्यूज भी लेकर आया हूं सारे। अब जनरली उसको मैं जनरलाइज करके कुछ एप्लीकेशंस बता रहा हूं। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था mv²/r, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पढ़ा था। सॉरी, v²/r पढ़ा था, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पढ़ा था। सेंट्रीपेटल फोर्स होती है ma के इक्वल, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन साहब ने कहा था कि जब बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तभी एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगी एक्सेलरेशन भी कम होगा। फोर्स 0 हो जाएगी नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी टोटल हमारे पास 0 हो जाएगा। और अगर फोर्स सेंट्रीपेटल हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी हमारा सेंट्रीपेटल हो जाएगा। तो ये फोर्स के साथ साथ एक्सेलरेशन चलता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ये दोनों बहन भाई हैं, जहां भाई जा रहा है उसके नक्शे कदम पे बहन जा रही है, तो ये ऐसा ही है। अब जब आप इसमें a की वैल्यू v²/r लगाएंगे, ये मैं मैग्नीट्यूड में लगा रहा हूं, मुझे ये वेक्टर लिखना नहीं चाहिए था, वरना मुझे इसकी डायरेक्शन भी फिर आगे लिखनी पड़ती है। ये ले, मैं डायरेक्शन भी लिख लेता हूं। तो आमतौर पे ये fc = ma हो गया। तो इस a की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर v²/r थी, हमने डाल दी। अगर ये वेक्टर में हो तो ये भी हमारे पास की भी डायरेक्शन होगी, तो ये पूरे का पूरा मैंने यहाँ डाल दिया। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, सेंट्रीपेटल फोर्स। स्टूडेंट, दुनिया में जितनी भी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, घूमती हैं, रोटेट करती हैं, तो हर एक का जो रीजन होता है दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। हमारी लाइफ में इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। देखिए आप, ये एक सन है जो हमारे सोलर सिस्टम का फादर है। उसके गिर्द जो है वो बहुत सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और कुछ डॉर्फ प्लैनेट भी घूम रहे हैं। सन के गिर्द अर्थ भी घूम रही है, अर्थ ये भी सन के गिर्द घूम रही है। यूं क्या आप जानते हैं स्टूडेंट, ये जो अर्थ घूम रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द सन। यानी सूरज जमीन को अपनी तरफ खींच रहा है और हमारी जमीन जो है वो सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। फर्ज करें एग्जांपल, हमारे ये सूरज जमीन को अगर ना खींच रहा होता तो फिर क्या होता? फिर जमीन ने किसी एक
टेंजेंशियल वेलोसिटी को अडॉप्ट करना था और ये उसी वेलोसिटी में, उसी डायरेक्शन में न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक स्ट्रेट डायरेक्शन में चली जाती है और ये कभी भी ना रुकती। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये घूमने की रीजन, दिस इज द मेजर थिंग, द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन उसको हर वक्त खींच रहा है और सूरज के खींचने की वजह से ये जमीन जब अंदर बाहर जाने की कोशिश करती है, इसको ये कर्व करता है, अंदर की तरफ लाने की कोशिश करता है, यहाँ पहुंचती है इसको अंदर लाने की कोशिश करता है, यहाँ पहुंचती है इसको अंदर लाने की कोशिश करता है, यानी हर दफा इसको अंदर लाने की कोशिश करता है। रीजन सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। इसी तरह अर्थ के गिर्द आपने देखा होगा कि मून जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मून को कौन सी चीज खींच रही है? मून को अर्थ खींच रही है। अगर अर्थ ना खींच रही होती तो मून भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में हमारा चला जाता। तो क्या ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि मून एक टेंजेंशियल वेलोसिटी में और अर्थ जो है ना वो सेंट्रीपेटल फोर्स लगाकर, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि अर्थ का मास होता है। जिस बॉडी का मास होता है, न्यूटन लॉ के मुताबिक, न्यूटन ने एक लॉ दिया था ग्रेविटेशनल लॉ, वो जमीन उसको अपनी मास उसको अपनी तरफ खींचता है, हर दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है। तो ये हमारा रीजन है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स की रीजन होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप पत्थर की एग्जांपल में दे चुका हूं, वो ले ले, घूमता जाएगा। लट्टू आपका घूम रहा है सर्कल में, दिस इज द रीजन। आप इवन खुद भाग रहे हो और एकदम आपने घूमना हो किसी सर्कल में, तो आपको सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई करनी होगी, तब जाके आप चलेंगे, वरना आपका इनर्शिया आपको स्ट्रेट लेके चला जाएगा। इसी तरह अगर कोई बहुत सारी बॉडीज हैं जो भागने वाली बॉडीज हैं, व्हीकल्स हो गई, जैसे कार्स हो गई, बसेस हो गई, उनके जाने की रीजन क्या होती है, मुड़ने की रीजन क्या होती है? दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। वो एक्चुअली जा रही होती है सीधा, जब उनको एकदम किसी टर्न में जाना पड़ता है, तो अगर वो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगाएंगी तो वो कभी भी उस सर्कल में रिवॉल्व नहीं कर सकेंगी। आपने अक्सर का देखा हुआ है, जो राउंड अबाउट्स होते हैं उनमें चलने के लिए हमें इनफ सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट्स, इसका एक जो एप्लीकेशन है दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड कहते होते हैं कि रोड का जो किनारा है वो, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जब कभी गाड़ियों ने किसी जगह पे टर्न लेना होता है तो उनका जो आउटर एज है वो थोड़ा सा रेज किया जाता है। वो रेस करने की क्या रीजन होती है? फर्ज करें आपकी गाड़ी सीधा सीधा भाग रही है और उसने यूं मुड़ना है, एकदम अगर वो उसको मोड़ने का इंडिकेशन कर देता है तो इनर्शिया जो है वो तो गाड़ी को सीधा ले जाएगा, तो सारा प्रेशर आपके लेफ्ट टायर पे पड़ जाएगा और हो सकता है कि गाड़ी जो है वो टॉपल डाउन हो जाए। यानी आपकी सेंट्रीपेटल फोर्स जो आप अप्लाई करना चाह रहे थे वो सही तरीके से अप्लाई ना हो। अगर आपने थोड़ा सा कर्व कर दिया, अब जब गाड़ी यहां से यहां मुड़ने की कोशिश करेगी, जो ये एलिवेटेड जो पार्ट होता है, ये एलिवेटेड पार्ट क्या करता है? ये एक एक्स्ट्रा पुश देता है और फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। और आपका जो लेफ्ट जो टायर है, जो अगर राइट साइड पे मुड़ना है तो लेफ्ट जो टायर है, जो पहिया है, जो व्हील है, वो जमीन के साथ जमा हो रहता है और फ्रिक्शन लग जाती है और वो फ्रिक्शन उसको इनफ सेंट्रीपेटल फोर्स देती है ताकि वो आपकी गाड़ी उस साइड पे मुड़ जाए। मैं आपको लिटरली अपनी लाइफ की एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इस्लामाबाद से बेसिकली एक ताल्लुक है। मैं भी रिसेंटली एक जगह पर गया तो मैंने देखा कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था हमारा ड्राइवर, और एकदम टर्न आ गया। जब वो मुड़ना चाह रहा था तो वो एक्चुअली था यूं कि वो उस रोड में कुछ नुक्स था, और मैंने ये बात में मुझे सुना कि बहुत सारे एक्सीडेंट उसमें हो चुके थे। तो वो उसमें जो बाहर वाला जो रोड था वो इतना एलिवेटेड नहीं था, तो क्या हुआ कि वो एक हमारा एक्सीडेंट हो गया उसमें, और बड़ी मुश्किल से सब सेव हुए। तो कहने की बात है कि आम तौर पे जब भी रोड को डिजाइन करते होते हैं तो उसका जो आउटर पार्ट है उसको थोड़ा सा एलिवेट करने की रीजन यही होती है ताकि गाड़ी के व्हील और सड़क के बीच में फ्रिक्शन कायम रहे, और फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करके रखती है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं, देखें मैंने एक कार ड्रॉ की हुई है और ये देखें इस कार ने इधर मुड़ना है, यानी ये अब जा रही है कार, अब ये रोड एलिवेटेड है, कार इधर जा रही है यानी Z डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में जा रही है।
अब कार ने यहां से मुड़ना इधर आना है, यानी कार जा रही है उसे यहां मुड़ना है। ये रोड थोड़ा एलिवेट कर दी है, थोड़ी सी रेस कर दी है, यानी कार आपकी यहां से गई, ये यहां से इसने मुड़ना था इस साइड पर, तो रोड को एलिवेट किया हुआ है। ये वाला जो व्हील है ये इसके साथ रहेगा। फर्स्ट करो अगर ये डाउन होता तो ये इसको मोड़ भी देता, तो इस व्हील ने जमीन पर कायम नहीं रहना था, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये जमीन के साथ रहता, तो हो सकता है कि कार जो है वो टॉपल डाउन हो जाती, दूसरी साइड पे गिर जाती और ये उसको हादसा का सामना करना पड़ता। अब इसको थोड़ा सा रेस करके इस पे सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ये एलिवेटेड रोड क्या करेगा, ये कार के अंदर सेंट्रीपेटल फोर्स इस साइड पे देगा और नतीजा कार जो है वो इजीली टर्न हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, इसका एक खास एंगल भी होना चाहिए रोड का। ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एंगल डाल दें या बहुत कम एंगल डाल दें, दिस शुड हैव अ प्रिसाइज एंगल, एक खास एंगल होना चाहिए उसके मुड़ने का, रेज होने का। वो क्या होना चाहिए, ये देखें स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपकी गाड़ी है, ये इधर मुड़ रही है, तो आप फर्ज करें यहां से ये मुड़ रही है गाड़ी, आपकी इस जगह पे जा रही है, जबकि गाड़ी की जो नॉर्मल फोर्स है, जो वेट है वो नीचे की तरफ है, ये वेट नीचे की तरफ है, जो कि mg के इक्वल होता है। जो फोर्स उसको नीचे की तरफ रखते हैं वो mg के इक्वल होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर मैं इसी फोर्स को स्ट्रेट ड्रॉ कर लूं, ये स्ट्रेट ड्रॉ कर लूं, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। तो ये रिएक्टिव रिएक्शन जो है ये अपवर्ड होगा, इस साइड पर होगा हमारे पास, ये रिएक्टिव फोर्स होगी ऊपर की साइड पर, जो उसको कार को जगह पर रहने पे मजबूर कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये मुड़ने वाली जगह है और ये जो है ये उसका वेट है जो एग्जैक्टली जमीन की तरफ जा रहा है, ये उसका रिएक्टिव कंपोनेंट हमने बना दिया, रिएक्शन का कंपोनेंट बना दिया। फर्ज करो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूं, ये हमारी एक ट्रायंगल बन जाएगी और ये वाला एंगल जो है ना थीटा बन जाएगा। ये एंगल कैसे थीटा बनेगा, क्योंकि थीटा एंगल तो हमने ये नाम रखा हुआ है, तो ये कैसे थीटा हो सकता है। चले इस बारे में भी थोड़ा सा मैथमेटिकली हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाली जो गाड़ी में जो ये एलिवेटेड रोड है वो इस तरफ फोर्स पुश करेगा, यानी पुश इस गाड़ी को इस साइड पे करेगा, फोर्स लगाएगा, जो कि इसकी सेंट्रीपेटल फोर्स होगी, आमतौर पे mv² ओवर r के इक्वल होती है, यानी ये, और यही उसके पैरेलल डायरेक्शन में ये ड्रॉ की हुई है fc, जो कि mv² ओवर r होती है, क्योंकि दोनों पैरेलल कंपोनेंट है हमारे पास लाइनें। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारी सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि एग्जैक्टली इस लाइन के पैरेलल है, यानी इस लाइन के पैरेलल है। ये हम कह सकते हैं कि यही लाइन अगर मैं इधर ड्रॉ कर लूं, ये आ जाएगी, ये एंगल बन जाएगा थीटा। क्यों थीटा बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं उस पे कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करते हुए जा रही हो तो उसके अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास थीटा बन गया। फर्ज करें अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना लेता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूं, स्ट्रेट लेके जाता हूं, ये एंगल हमारा बन चुका था स्टूडेंट्स थीटा, ये हमारा बन गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस पे ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला, तो ये वाला एंगल हम यहां बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा। ये नॉर्मल लाइन है और ये थीटा और ये थीटा हमारा बन गया, उसी हिसाब से बन गया। ये थीटा हमने ये बना दिया सारे का सारा इसी जगह पर, यानी वही कॉपी करके पेस्ट इस जगह पे किया। सो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिहाज से ये तमाम जो चीजें ज्योमेट्री के लिहाज से मैंने आपको सारी समझा दी, ये वही चीजें हमारे पास सारे की सारे। अब आपने एक चीज पढ़ी थी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और ये तो हाइपोटेन्यूज का कंपोनेंट हुआ, ये हमारे पास बेस हो गई, ये बेस का कंपोनेंट हुआ, आपने पढ़ा। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस का कंपोनेंट होता है, और वाई एक्सिस होता है, आपने पढ़ा हुआ है, एफ वाई होता है एफ साइन थीटा के, यानी ये वाला एफ साइन थीटा आ गया, यानी ये वाला एफ जो है साइन थीटा आ गया, ये वाला। जबकि ये कौन सा जी, ये बेस है, इसको कहते हैं एफ कॉस थीटा, ये वाला एफ कॉस थीटा आ गया हमारे पास।
आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं, देखिए हमारे पास दो आए हैं, एक ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स जो कि इस वेट के रिएक्टिव थी, यानी एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, ये हमने पढ़ा था। एक्शन क्या है mg, तो उसका रिएक्शन क्या है ये वाला, ये था एफ कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया। इसको नंबर 1 का नाम दे दें हम। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। दिस इज द एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, तो ये एफ कॉस थीटा हमारे पास आ गया। अब दूसरा ये है सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि होती है mv स्क्वायर ओवर r के, और यही सेंट्रीपेटल फोर्स किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा के, ये वाली एफ साइन थीटा के। यानी हम कह सकते हैं कि mv स्क्वायर ओवर r एफ साइन थीटा के इक्वल आ गया हमारे पास। इसको नंबर 2 का नाम दे दिया हमने, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा mv स्क्वायर ओवर r। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, एफ साइन थीटा को ऊपर रखें, एफ कॉस थीटा को नीचे रखें, इसी तरह इसकी वैल्यू जो कि ऊपर रखी है तो इसका कंपोनेंट भी mv स्क्वायर ओवर r को ऊपर रखें और इसको mg को नीचे रखें, यानी mg नीचे होगा 1/mg कर लें, तो m और m कैंसिल हो गए, f कैंसिल हो गया। साइन ओवर कॉस होता है स्टूडेंट्स tan थीटा, जो कि इक्वल होगा v स्क्वायर ओवर gr, इसके इक्वल हो जाएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप। tan वहां जाके स्टूडेंट हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर ओवर gr। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट करें ये हमारा एंगल आ गया। अब ये एंगल डिपेंड करता है 2-3 चीजों पर। पहला, गाड़ी का वेट कितना है, रिएक्शन एक्चुअली किसके वेट के अपोजिट था और उसका रिएक्शन, जितना वेट होगा बॉडी का रिएक्शन भी उतना होगा। वेट कितना है, गाड़ी जी की वैल्यू तो 9.8 होती है, और दूसरा v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर का मतलब स्पीड की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से एंगल जो है वो आपका डिफाइन होता है सारे का सारा। हम एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट, एक गाड़ी है, कार है, कार हमारे पास कितने किलो की हो सकती है, चले यूं करते हैं 600 किलो की कार है, ठीक है, 600 किलो यानी 6000 न्यूटन उसका वेट है, 6000 न्यूटन वेट है इसका एक कार का, और वो तकरीबन 20 मीटर पर सेकंड, ये तकरीबन 72 किलोमीटर पर आवर बनता है, इसकी स्पीड से जा रही है। तो देखें tan इनवर्स यानी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g 9.8 है और ये नियरली 6000 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये नियरली 0.4 डिग्री बनता है, डिग्री, यानी अगर एक गाड़ी इतनी स्पीड से हो और इतना वजन हो तो उसके एलिवेशन इतनी हो तो वो इजीली एलिवेशन हो जाएगी, यानी उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाएगी। सो डिपेंड्स ऑन स्पीड, जितना आपका स्पीड ग्रेटर होगी उतनी एंगल भी ग्रेटर होना चाहिए। तो आप ख्याल करें, ऑब्वियसली अगर आप बहुत स्पीड से जा रहे हो और एंगल थोड़ा छोटा बना हुआ है तो फिर क्या होगा कि गाड़ी का टॉपल डाउन होने के खदशात बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स में आ गई। सेंट्रीपेटल का प्रूफ भी आपको समझ आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि बैंकिंग ऑफ रोड में आप जो टर्न बनाते हैं उसका एंगल किस हिसाब से हमारा होना चाहिए। ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। स्टूडेंट्स एक आपको एप्लीकेशन बताते हैं, सेंट्रीफ्यूज। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज? सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? अ सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस, सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होती है that separates the substances suspended in a liquid mixture by spinning a sample of liquid mixture very quickly around an axle।
एक्चुअली गोल सी एक डिवाइस होती है, उसमें ट्यूब्स डली हुई होती हैं, ट्यूब्स। तो उस डिवाइस को में आपने लिक्विड भरा हुआ होता है, और उसमें जो डेंसर लिक्विड होता है, हाईली डेंसर लिक्विड, वो क्या करते हैं, वो उसको स्पिन करवाते हैं। जब स्पिन कराते हैं तो स्पिन से सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन एक चीज, कोई भी चीज जब घूमती है, मैंने बताया था, उसमें एक वेलोसिटी होती है जिसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। तो इसी तरह जब उस डिवाइस में कोई भी आपने जो लिक्विड रखा होगा, तो उसके जो डेंसर पार्टिकल होंगे वो टेंजेंशियल वेलोसिटी से स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये स्पिनिंग मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। वहां ट्यूब्स रखी हुई होती हैं, उन ट्यूब्स में वो डेंसर मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करके उसको एक उसके बॉटम में चला जाता है, और वो आपके सामने आ जाता है। सो दिस इज अ डिवाइस। ये बहुत सारी जगहों पे यूज भी होती है। जैसे इसका सबसे अच्छा यूज जो है आपने देखा होगा, वो है आपका क्रीम सेपरेटर, मक्खन बनाना, क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर क्या चीज है हमारे पास? क्रीम सेपरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक्चुअली दूध में से मक्खन को निकालने की कोशिश करती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक उस डिवाइस में दूध को, ये वैसे आपने आमतौर पे गांव वगैरह में देखा होगा कि एक बड़े बड़े से वो उनके वो होते हैं, बड़े बड़े से बड़ी बड़ी सी जो चीजें वो रखी हुई होती हैं जिनसे स्पिन किया जाता है, और स्पिन करके क्या किया जाता है कि उसको घुमाया जाता है, दूध को या लस्सी को घुमाया जाता है। जब वो घूमता है तो उसका डेंसर पार्टिकल जो है ना वो आपका सेपरेट हो जाता है, और बाकी जो स्किम्ड मिल्क है वो हमारे पास सेपरेट हो जाता है। यानी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस है वो ऐसा ही काम करती है। वो क्या करती है, उस दूध को, उस लस्सी को, मक्खन को, व्हाटएवर जो भी था, उसको घुमा के उसके डेंसर पार्टिकल को वो दूसरे लेस डेंसर में से अलग करती है, और नतीजा आपके पास स्किम्ड मिल्क सामने आ जाता है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में स्किम्ड मिल्क बेचा जाता है। बिल्कुल इसी मेथड से एक और डिवाइस है, दैट इज ये जो वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है, आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन ड्रायर, आपने देखा होगा। ये भी हमारे पास एक बहुत ही बड़ी कारआमद डिवाइस है। इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में एक बड़ा सा एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर कपड़े डाले होते हैं ये, और इसके अंदर परफोरेटेड होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख से होते हैं। ये स्पिनिंग जो होती है ना, ये बड़ी फास्ट की जाती है। जब स्पिन फास्ट की जाती है, तमाम चीजें वॉल से टकराती हैं। रीजन ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रही होती है, यानी सारी चीजें बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वॉल जो है ना वो उनको कंप्रेस करके अंदर रखती है, उनके अंदर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे कपड़ों को वो अंदर की तरफ रखने की कोशिश करती है, लेकिन सुराख में से कपड़े तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन पानी जा सकता है बाहर। तो पानी को चूंकि इतनी अच्छी सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिलती, वो क्या होता है, पानी इन होल्स में से बाहर चले जाते हैं, और आपके जो कपड़े हैं वो आराम से वॉशिंग मशीन ड्रायर में सूख जाते हैं। So this is actually another example of centrifuge. Dear students, आप लोगों ने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जिनमें सेंट्रीफ्यूज था, बैंकिंग ऑफ रोड थे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपसे खुदाफिज चाहूँगा, तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं।